तो ये कहती है कि सामाजिक न्याय की नींव ही हमने रखी है। खड़गे साहब तो कहते हैं नींव ही हमने सामाजिक न्याय की रखी है। अगर सामाजिक न्याय की नींव हम नहीं रखते तो फिर शायद आज प्रधानमंत्री मोदी जो प्रधानमंत्री बने वो भी नहीं होते, इसीलिए वो प्रधानमंत्री बन गए वहां पर, इसीलिए मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर है। कांग्रेस खड़गे तो ये कहते हैं कांग्रेस से। मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस अगर यही बात कहती है तो कांग्रेस ने पहले इसके बारे में प्रयास क्यों किया? मैं तो इसका उदाहरण दे रहा हूं ना, कपिल सिब्बल अभी भी धरती पर जिंदा है, कहीं गए नहीं है। वो वर्तमान में राज्यसभा सांसद है। जब उन्होंने विरोध किया तब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने पार्टी के बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? तब इनको पिछड़ा याद नहीं आया, तब इनको दलित याद नहीं आया। आज जब कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी ने उसी पिछड़ा विरोधी को, उसी दलित विरोधी को राज्यसभा भेजने का कार्य किया, क्यों राज्यसभा? ऐसा है प्रिया जी की हमारे जो काबिल मित्र ये कह रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, इनको ये जानकारी शायद नहीं है कि इस देश में 6 दिसंबर 1956 के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं रहे तो उसके बाद इस देश में दलितों को आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक रूप से किसी ने मजबूत करने का काम किया तो केवल कांग्रेस ने किया है। इस देश में अगर गृह मंत्री किसी ने बनाने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। सुशील कुमार शिंदे अनुसूचित जाति के थे, उनको मीरा कुमार जी स्पीकर थी, एक दलित महिला थी, उनको स्पीकर बनाने का काम किया। अनुसूचित जाति के लोगों को बड़े बड़े पदों पर पहुंचाने का काम किया। और जो बात ये प्रमोशन में आरक्षण की बात के लिए कह रहे हैं, समाज के आगे करके इनको ये बात नहीं कहनी चाहिए कि उस बिल को कांग्रेस ने ही पेश किया था। भैया तथ्यों की बात करिए, बहुमत नहीं था, आपने जिक्र किया मानव संसाधन विकास मंत्री तत्कालीन अर्जुन सिंह का, मैंने जिक्र नहीं किया। और आप उस पे बोलिए ना, अगर उस समय एसटी ओबीसी प्रमोशन में आरक्षण का बिल तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने पेश किया, पास हो जाना था ना। 2014 के बाद में सत्ता से बाहर गए हो ना, 2014 के तक आप सत्ता के अंदर थे, तब क्यों नहीं आपने पास करने का काम किया? पास करना तो बहुत छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है। आपने उस दलित विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति को, आपने उस पिछड़ा विरोधी मानसिकता वाले व्यक्ति को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी नहीं समझा। आप कौन से मुंह से दलित की बात करते हैं? तथ्यों की बात करिए, युक्ति संगत बात करिए। हवाई फायर करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भारत देश की जनता आपके झूठ को पूरी तरीके से जान चुकी है, इसीलिए चुनाव का चुनाव हारते जा रहे हैं। और आज आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से क्षेत्रीय दलों से भी गई गुजरी हो गई है। कारण यही है, हवाई फायर, हवाई फायर, हवाई फायर। आप दोनों के पास राजीव रंजन साहब का भी रुख कर लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, जब हम दलितों की बात करते हैं तो ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है दलित जीत की गारंटी है, और इसीलिए हर एक पार्टी जो है वो दलित को अपनी तरफ खींचने के लिए जो जतन हो सकता है, जो कवायद हो सकती है, वो करती हुई नजर आती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आज बाबा साहब अम्बेडकर? ठीक है सुशील जी, ठीक है सुशील जी, राजीव रंजन जी से मेरा सवाल है। ठीक है सुशील, राजीव जी बोलिए। शिल्पा जी, निश्चित तौर पर दलित वोट अगर एक मुश्त किसी पार्टी को मिलेंगे तो वो जीत की गारंटी है। और उत्तर प्रदेश इस चीज को देख चुका है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिस तरह से आई, जिस बहुमत से आई, और वही बहुजन समाज पार्टी के पास आज एक सीट है, इसलिए दलितों ने उनको छोड़ दिया। तो सवाल यह है कि दलित वोटों को साथ लेकर चलना और दलितों को नाम पर राजनीति करना दोनों दो चीज है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सफल रही है, और दलित वोट जहां बहुजन समाज पार्टी से छिटके हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, एक बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन में संशोधन किया सरकार ने, और दलित की जमीन कोई सामान्य व्यक्ति खरीद सकता है। बिल्कुल ये झूठ बात है। एक स्पेशल टाउनशिप पॉलिसी है, उसके तहत अगर टाउनशिप का डेवलपमेंट करना है, उसके अंदर कोई जमीन आती है तो वो कंपनी ले सकती है। सामान्य व्यक्ति, मैं चाहूं, ये चाहे, कोई चाहे तो नहीं खरीद सकता, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे उल्टे सीधे तथ्य रख के लोगों को भरमाने का ये लोग प्रयास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी दलित मतदाताओं की निगाह में अपनी छवि उनके सहयोगी के रूप में बनाने में सफल रही है। ठीक, तारिक साहब, जिसका जवाब आप बीजेपी से चाह रहे थे, शायद राजीव जी ने उसका जवाब आपको दे दिया। टाउनशिप नीति है, जो टाउनशिप नीति है उसमें टाउन बसाने के लिए जमीन के लिए बड़े बड़े बिल्डर्स आएंगे या नहीं आएंगे? मैं कह रहा हूं, अगर बिल्डर सामान्य व्यक्ति खरीद सकता है। टाउनशिप पॉलिसी शहरों के विकास के लिए होती है। बड़े भाई टाउनशिप पॉलिसी शहरों के विकास के लिए होती है। टाउनशिप
बोलिए अब मेरा टाइम आप न ले, अपना टाइम ले। आपने बोला मेरा टाइम न ले। टाउनशिप बसाने के लिए सरकार ने प्राविधान किया। 2014 में टाउनशिप नीति थी, 23 में दूसरी टाउनशिप नीति लेकर आए। और टाउनशिप बसाने के लिए अगर 2.5 लाख की आबादी है तो वहां पर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उस प्रॉपर्टी डीलर को डीएम से परमिशन ले ले। वो क्या दिक्कत है? वो फिर से क्या जमींदार नहीं बन सकता कि कह दे उसको प्रलोभन? डीएम से ले ले परमिशन। डीएम कह दे कि हाँ भैया इस दलित को पैसे की जरूरत है, इसको अपनी बेटी शादी करने जमीन बेच ले, ठीक है। जमींदारी प्रथा की वापसी लाने की शुरुआत दलितों का इसलिए अगर मैं किसी मुद्दे पे बोलता हूँ तो पूरी जानकारी के साथ बोलता हूँ। जिम्मेदारी है। अगर सामान्य व्यक्ति दलित की जमीन नहीं खरीद सकता, मैं नहीं खरीद सकता, आप नहीं खरीद सकते। अरे हमको और आपको नहीं परमिशन मिली है, कौन होगा? सरकार की एक विशेष योजना है, उसके तहत परमिशन मिली है। मैं ये कह रहा हूँ डीलर का वो एक कंपनी है, डेवलप कर रही है, उसका मालिक कौन होगा? नहीं, आप मुझको बताइए। उसका मालिक सिर्फ दलित ही हो सकता है? उसका मालिक कोई भी हो सकता है। वो पूंजीपति लोग हैं। यही बात बाबा साहब भी कहते थे। वो जमीनें समान व्यक्ति नहीं खरीदता है क्या? समान व्यक्ति पूंजी वाले लोग हैं जो जमीन खरीदने जा रहे हैं। डीएम को 20 से हटाने की। अरे तारीख नहीं, टाउनशिप में जमीनें कौन खरीदता है? आलोक जी कंक्लूड कर लेते हैं डिबेट। टाउनशिप का दूसरी अंततः कौन होता है? ठीक है आलोक जी, आप बताइए ना, टाउनशिप का दूसरी अंततः कौन होता है? तारीख नहीं। दलितों के अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन वो अधिकार छीनते हुए एक तरीके से आप नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस की। अच्छी अभी जिंदगी जी रहे हैं। ये सवाल मुझसे उत्तर नहीं जी, आलोक जी से। उत्तर प्रदेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आलोक जी बोलेगा। मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां दलित अगड़ों के साथ मिलकर के खड़ा है, पिछड़ा भी अगड़ों के साथ मिलकर के खड़ा है, और कोई सीमा रेखा अब नहीं रह गई। अब दलित भी स्वाभिमान के साथ जीता है, कारोबार करता है, पूरा सम्मान उसे सरकार देती है, पूरा संरक्षण उसे सरकार देती है। अब कोई कब्जा नहीं कर सकता। जैसे 10-12 साल पहले जो है दलितों की जमीन पर, पिछड़ों की जमीन पर, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनकी जमीन पर कोई ताकतवर कब्जा कर लिया करता था। वो जमाना बहुत पीछे चला गया है। उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया है। तारिक साहब जरा घर से बाहर निकले, पार्टी कार्यालय से बाहर निकले, तो उनको हकीकत दिखाई पड़ेगी परिवर्तन क्या आया है। ठीक है, परिवर्तन आना भी चाहिए। आलोक साहब, समय इतना ही था, रोकना चाहूंगी आपको। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफी के साथ, क्योंकि समय का अभाव है और बात दलितों की हो रही है, तो हर एक पार्टी दलित हितैषी हो रही है, लेकिन दलितों का उत्थान हर एक पार्टी करने का दावा करती है, लेकिन ये भी किसी से छुपा नहीं है कि वोट बैंक की जो राजनीति है वो दलितों के साथ बखूबी हर एक पार्टी खेलती भी नजर आती है। भले ही हर एक पार्टी ये कहे कि दलितों के उत्थान के लिए वो काम कर रही है। 2024 नजदीक है और ऐसे में हर कोई पार्टी जो है अपने अपने दाव पेच शुरू कर चुकी है दलितों को एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लुभाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त